वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसका नाम है द बोन स्नैचर। मूवी के नाम से ही कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पूरी कहानी अफ्रीका के एक डेजर्ट की है। हम एक टीम को देखते हैं जिसमें क्लाइव, हार्वे और पॉल थे। उन्होंने एक जगह का पता लगाया था और उन्हें लगता था कि वहाँ खजाना है। दरअसल ये एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं और उनका काम था रेगिस्तान में डायमंड को ढूंढना। तब हम देखते हैं कि वो तीनों एक जगह पर जा रहे हैं। उन्हें वहां अंडे की शक्ल की एक बहुत बड़ी चट्टान दिखाई देती है जिसके ऊपर हथौड़ा मारने से वो टूट जाता है और उसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर निकलकर उन सबको मार देता है। अब दूसरे सीन में हम शहर में एक लैब में डॉक्टर जैक को देखते हैं जो कि अपने साथी साइंटिस्ट के साथ एक क्रू की मदद कर रहे होते हैं जो कि एक रूम में फंसी थी और उसका टेम्परेचर -100 पहुंचने वाला था, जिसे जैक अपनी सूझबूझ से काबू करके जान बचा लेता है। उनका बॉस उनके पास आकर जैक को फील्ड में कुछ ढूंढने का काम देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक उसी डेजर्ट में आया है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। टैक्सी वाला जैक को उतार कर चला जाता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी एक छोटी सी दुकान लगाए बैठा है। वो जैक को एक कोल्ड ड्रिंक कैन देता है। इस तपते सहरा की गर्मी में कोल्ड ड्रिंक कैन मिलने से जैक को लगता है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। अब उसकी किस्मत अच्छी है या बुरी, इसका फैसला आगे की कहानी करेगी। अब उसे वहां रिसीव करने एक क्रूज कमांडर आता है। वो उसे अपनी कंपनी की बेस पर ले जाता है। बेस की रिसेप्शन पर उसे मिकी के साथ जॉन मिलता है। मिकी जैक के पासपोर्ट और सामान की चेकिंग करती है जिसमें उसे जैक की एक मशीन मिलती है जो कि एक तरह का ट्रैकर है जो जमीन के नीचे 2000 फुट तक पानी का पता लगा सकता है। चेकिंग के दौरान कॉल का एक साथी टाइटस भी एक मरे हुए सांप के साथ आता है। अब जैक की एंट्री के लिए मिकी एक डायरी ढूंढती है जिसे जॉन ने अपनी पैंट में रखा होता है। इस बदतमीजी पर जैक जॉन को मारता है और मिकी इस डायरी को लेकर वहां से निकल आती है। थोड़ी देर बाद जैक और माइकी ट्रक में उस टीम को तलाश करने निकलते हैं जो कि डायमंड की तलाश में आए थे। उनके ट्रक के ऊपर बहुत ज्यादा फ्यूल होता है क्योंकि उन्हें 100 किलोमीटर तक भी भटकना पड़ सकता है। कॉल भी फर्स्ट एड किट ट्रक में लेकर अपनी गन के साथ लोड करता है। अब हम यहाँ दो कैरेक्टर्स मैगडा और गट को मिलते हैं जो कि ट्रक के ड्राइवर थे। निकलने से पहले टाइटस को एक बूढ़ा आदमी एक खड्डी का लाकड़ देता है जिसके ऊपर स्कल का डिजाइन था। अब उनका सफर शुरू होता है। हम देखते हैं कि जैक मिकी में इंटरेस्ट ले रहा है। रेगिस्तान में भटकने के बाद दूर एक ट्रक मिकी को दिखाई देता है। उस ट्रक के पास जब जाते हैं तो देखते हैं कि दो इंसानों के ढांचे पड़े हैं। उनमें से एक ढांचे के पास चाकू भी है। ये देखकर कॉल समझ जाता है कि बॉडी पॉल की है। सबको डाउट हो रहा है कि उनकी मौत 6-7 घंटे पहले हुई होगी, लेकिन उनकी बॉडी डिकम्पोज होकर कैसे ढांचे में बदल गई। मिकी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है। कॉल का शक तीसरे बंदे पर होता है क्योंकि वहां सिर्फ 2 ढांचे थे जबकि वो 3 लोग थे। उसे लगता है कि उसने इन दोनों को मारा है। इसी दौरान टाइटस उन्हें आवाज देकर अपने पास बुला रहा है जहां उन्हें पैरों के निशान मिलते हैं। वो पैरों के निशान के पीछे चल रहे हैं। मैगडा ट्रक में ही थी। अब थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें समझ आ रहा है कि स्टार्ट में उन्हें 2 पैरों के निशान मिले थे और अब 4 पैरों के निशान मिल रहे हैं। तभी जैक की मशीन बीप करने लगती है और सब उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो वो सब एक शमशान जैसी जगह पर आते हैं जिसे देखकर लगता है कि यहाँ काला जादू वगैरह होता है। टाइटस जैक को वहाँ की चीजों को हाथ लगाने से मना करता है। टाइटस के पास जैसा लाकड़ था वैसा ही वहाँ की हड्डियों पर भी बना था। अब ट्रक में बैठकर वो वापस बेस की तरफ निकल पड़ते हैं और एक फॉरेन टीम को यहाँ भेजने का सोचते हैं। तो उन्हें रास्ते में एक ढांचा नजर आता है, यानी उस तीसरे बंदे का ढांचा जिस पर कॉल को शक था। कॉल बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसके साथियों को किसी ने मार दिया। कॉल उन्हें इस किलर की खोज में जाने का बोलता है, लेकिन मैगडा उन्हें मना करती है क्योंकि रात होने वाली थी, इसलिए वो सब रात वहीं गुजारते हैं। रात में जैक को अपने साथ होने वाले सारे इंसिडेंट याद आ रहे हैं कि कैसे ना चाहते हुए भी वो यहाँ पर आ गया। पर एक चीज उसके साथ अच्छी हुई कि वो मिकी से मिला। अब वो स्केटिंग करने लगता है जिसे मिकी काफी देर से देख रही थी। वो मशीन को जैक के पास लेकर आती है क्योंकि वो काफी देर से अलर्ट कर रही है, जिसका मतलब था कि वो क्रिएचर इनके आसपास ही है। लेकिन जैक और मिकी एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने में बिजी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं तो मिकी ट्रक में सोने चली जाती है, लेकिन जैक वहीं पर रेत पर लेटा रहता है। तभी उसकी मशीन जोर से बीप करना शुरू हो जाती है। जब वो अपने आगे पीछे देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। थोड़ी ही देर में वो क्रिएचर उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर जैक चलाते हुए ट्रक के पास जाता है और कॉल को उठाता है। कॉल जब टॉर्च ऑन करके बाहर नजर दौड़ाता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो जैक को समझाता है कि तुम अफ्रीका में हो, कोई जानवर देखा होगा। तो तभी मिकी उन्हें आकर बताती है कि उनके साथियों के ढांचे गायब हैं। कॉल को लग रहा है कि उसके पीछे जैक का हाथ है।
फिर जैक उस पर गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हें भी पता है यहाँ कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है, मैं उन हड्डियों का क्या करूंगा। तो टाइटस उन्हें एक जीव के बारे में बताता है कि उनकी एक रानी है जो इस प्रजाति की पहली और आखिरी जीव है, जो कि डायनासोर्स के पहले से ही हैं, जो कि दूसरे जीवों पर मुनहसर है और अपने शिकार की सिर्फ हड्डियों को ही छोड़ती है। टाइटस की ये बातें कार्ल को जहर लगती हैं। थोड़ी देर के बाद वापस मशीन से बीप करने की आवाजें आ रही हैं। कार्ल मैगडा को ट्रक की उसी सिमत में ले जाने का बोलता है, लेकिन मैगडा उससे सुबह होने का इंतजार करने को कहती है। सुबह होते ही वो सारे उसी किलर के पैरों के निशानात का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक जगह पर उतरकर वो सारे आगे पीछे उस क्रिएचर को ढूंढने में मसरूफ हो जाते हैं। तो क्रिएचर उन्हें एक जगह मिल जाता है। कार्ल उसे स्नाइपर से शूट करने वाला है, लेकिन जब उसे गोली लगती है तो वो कागज की राख की तरह बिखर जाता है। जब सब वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कार्ल भी शॉक था। उन्हें वहां अपने साथियों के गायब ढांचे मिले हैं। वो इन हड्डियों को ट्रक में रख देते हैं। टाइटस जैक को बता रहा है कि उसके साथ ऐसा इंसिडेंट उसकी जवानी में हुआ था, जब उसने अपने दोस्त की सिर्फ हड्डियों को देखा था। अब सब वहां से निकलने का फैसला करते हैं। जैसे ही ट्रक स्टार्ट करते हैं तो ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाती है। मैगडा आग को कंट्रोल कर लेती है। घट उन्हें बताता है कि उन्हें इस ट्रक को बनाने में महीनों लग जाएंगे। अब वो सब रास्ता तो भटक ही गए थे। मिकी की रेडियो ऑन करने पर उन्हें सिग्नल नहीं मिलता। वो सब वहीं रुकने का फैसला कर लेते हैं। उनके पास से एक छोटा प्लेन गुजरता है, लेकिन उसका ध्यान उन पर नहीं होता। मैगडा जैक को समझाती है कि उनके पास 2 दिन का खाने पीने का सामान है, इसलिए पैनिक ना करें। उन्हें वहां पर रहते हुए काफी दिन हो गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें अपनी बस्ती बसाई हो। एक दिन गार्डिंग करने के लिए गट टाइटस को उठाकर अपने स्लीपिंग बैग में सोने के लिए चला जाता है। तभी टाइटस को वहां किसी के होने का एहसास होता है और हम देखते हैं कि वो एक क्रिएचर गट के पास चला गया। जब टाइटस उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके एक साइड का फेस ढांचे में बदल चुका है। अब वो आवाज देकर कार्ल और अपने साथियों को बुलाता है। उनके आने से पहले वो क्रिएचर जीव टीनी पार्टिकल्स में बदल गए थे। ऐसा लगता है जैसे वो ब्लैक सैंड हों। वो टाइटस को भी अपने शिकंजे में गिरने लगे थे। तो तभी कार्ल आकर उस स्लीपिंग बैग पर फायर करने लगता है। जैक और मिकी जख्मी टाइटस को ट्रक में लेकर जाते हैं। गोली मारने से उन क्रिएचर पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ते हैं। कार्ल पेट्रोल डालकर लाइटर जलाकर उनके करीब आने का इंतजार कर रहा था। मैगडा उसे आग जलाने से मना करती है। कार्ल का इरादा अटल था। जैक उन्हें बताता है कि वो क्रिएचर वापस जा रहा है पेट्रोल की वजह से। तब कार्ल सुकून में आ जाता है। अब सब टाइटस को देखते हैं। जैक ट्रक के चारों तरफ पेट्रोल डालकर सबको सेव कर लेता है। जैक देखता है कि इस क्रिएचर ने गट के ढांचे में समाकर एक खौफनाक रूप धार लिया है। उसे देखकर कार्ल उस पर हमला करता है तो वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। वहां कार्ल और जैक में लड़ाई हो जाती है क्योंकि जैक कार्ल को गोली मारने से रोक रहा है। इतने में मिकी समझाती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना। मिकी प्लान बनाती है कि पैदल बेस में जाकर मदद लाएंगे। मैगडा टाइटस के साथ ही रहेगी। कार्ल, जैक और मिकी पैदल ही सिरा में आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें अपनी तरफ एक रेतला तूफान आता हुआ नजर आता है, जिसमें वो सब फंस जाते हैं। तूफान जाने के बाद वो सारे उठकर अपने सामान को देखते हैं, जिसमें जैक की मशीन टूट गई थी। उन्होंने अपने साथ पेट्रोल का एक बॉक्स भी लिया था, जिसका आधे से ज्यादा पेट्रोल तूफान में गिर गया था। चलते चलते रात हो जाती है और वो एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। वो अपने चारों तरफ पेट्रोल का घेरा डाल देते हैं। वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए हैं कि वहां क्रिएचर आ जाता है। उसने अपने फेस की जगह मैगडा का फेस लगाया हुआ है। वो उनके पास नहीं आता तो वो वहां से चला जाता है। सुबह उन्हें रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। इधर उधर देखते हैं पर उन्हें वही ट्रक नजर आता है जिसे शुरुआत में उनके दोस्त लेकर उस अंडे के पास आए थे। पहले वो अपने लिए मदद बुलाते हैं, फिर सब जैक के पीछे उस अंडे में घुस जाते हैं। अंदर जाने पर जैक समझता है कि ये जगह उसी मलका क्रिएचर की है। अब उनका साथी जॉन ऊपर आ गया था। वो अपने पहले साथियों के स्केलेटन देखता है। अब इन तीनों को समझ आ गई थी कि टाइटस की बातें दुरुस्त थीं। इधर जॉन उन्हें गन पॉइंट पर लेकर बाकी साथियों के बारे में पूछता है। वो सब सच बताते हैं, लेकिन जॉन समझता है कि उन्होंने डायमंड चुराकर अपने साथियों को मार दिया है। इसलिए वो इन सबको हथकड़ी पहनाकर अपनी जीप में बिठाकर कैंप की तरफ चल पड़ता है। अब वो समझ गए थे कि वो क्रिएचर पूरी दुनिया को बर्बाद करने की ख्वाहिश रखता है, इसलिए अगर उन्होंने उसे अभी नहीं रोका तो बाद में उसे रोकना इम्पॉसिबल होगा। इसलिए कार्ल पीछे की विंडो को लात मारकर जॉन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उसे हथकड़ी डालकर जीप के पिछले हिस्से में डालकर वो सब एक माइन की तरफ चल पड़ते हैं। उन्हें समझ आ गई थी कि क्रिएचर का इरादा है कि वो अपनी कॉलोनी बनाए। वो सब इस माइन के पास आते हैं। उनके पास एक लिक्विड एक्सप्लोसिव था, जिसे कार्ल लेकर जॉन को जीप के अंदर छोड़कर माइन के अंदर आता है। वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा।
तो जैक को वहाँ एक बड़ा जनरेटर दिखाई देता है जिसे वो ऑन कर देता है। अब इस माइन में रोशनी आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग इस माइन के अंदर जा रहे थे। अब हम देखते हैं कि उस क्रिएचर को भी इन लोगों की मौजूदगी की खबर हो गई है। कार्ल क्रिएचर को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे अकेले अंदर जाने से जैक और मिकी रोक रहे थे, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता। क्रिएचर कार्ल पर हमला करके उसके ऊपर एक पिलर गिरा देता है। जैक उस क्रिएचर को अपने पीछे भगाकर ध्यान भटकाकर एक गड्ढे में डाल देता है। मिकी कार्ल को उठाकर इस गड्ढे के पास आती है। कार्ल जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है कि वो क्रिएचर उसका पांव खींचकर गड्ढे में गिरा देती है। जैक और मिकी कार्ल का हाथ पकड़कर खींच रहे होते हैं कि कार्ल लिक्विड एक्सप्लोसिव अपने साथ लेकर उस गड्ढे में गिर जाता है। जैक और मिकी एक्सप्लोसिव से बचते हुए माइन के एक हिस्से में आ जाते हैं, जहां उन्हें रानी का एक कोकोन लाइक चीज नजर आती है, जहां इस क्रिएचर ने उन्हें घेर लिया था। अब यहाँ उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि ये कोकोन ही है जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है। जैक अपने दोस्तों को याद करके इस कोकोन में चाकू मार देता है, जिससे वो अजीब क्रिएचर मर जाते हैं और माइन के तबाह होने से पहले वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें सामने कुछ दिखाई देता है जिससे वो शॉक्ड हो जाते हैं। मूवी के लास्ट में हम दोनों को बेस के बाहर टैक्सी का इंतजार करते हुए देख रहे हैं, जिसमें मिकी कुछ सामान को रखकर वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि इस सामान में रानी का एक कोकोन भी है। उन्हें बाद में इसी डेजर्ट में और भी कोकोन मिले होंगे, जिसे मिकी लेकर शहर की लैब में जा रही होगी और जैक इस क्रिएचर की तलाश में अभी भी वहीं पर है। इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट तो अभी तक नहीं आया, इसलिए कुछ भी कहना गलत होगा। यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है।